मॉर्निंग एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अपने बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें हम भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हमारा जो उत्तर का मैदान है उसमें हमने उसको 6 भागों में बांटा था और उसमें हमने राजस्थान का मैदान, पंजाब और हरियाणा का मैदान और गंगा का ऊपरी मैदान और गंगा का मध्यवर्ती मैदान, ये 4 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे गंगा का निचला मैदान। और देखिए हम शुरू करते हैं, हमारा 4 नंबर का पार्ट है इसमें गंगा का निचला मैदान। गंगा का निचला मैदान। तो देखिए ये गंगा का जो निचला मैदान है वो हम देखें तो ये जो आपका जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत है जो उसमें ये पड़ जाता है, उसमें स्थित है। और बाकी हम देखें कि गंगा के द्वारा जो बनाया गया जो मैदान है उसका जो लास्ट किनारा है, लास्ट भाग है, उसी को हम बोलते हैं गंगा का निचला मैदान। ठीक है, उसके बाद अपनी असम घाटी शुरू हो जाती है। तो हम देखें इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका हम विस्तार देखें तो इस प्रदेश का मुख्य विस्तार हम देखें तो ये 2 राज्यों में प्रमुखता फैला हुआ है, एक है बिहार और पश्चिमी बंगाल। बिहार और पश्चिमी बंगाल में यह प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, फिर आगे हम देखें इसका विस्तार तो यह उत्तर प्रदेश के दार्जिलिंग पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र से प्रारंभ होकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है, उत्तर में दार्जिलिंग से प्रारंभ होकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक इसका विस्तार है। बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है, हमने देखा गंगा का निचला मैदान जिसका विस्तार हमने देखा कि यह मुख्यतः 2 राज्यों में फैला हुआ है, बिहार और पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, फिर हम इसका विस्तार उत्तर में देखें तो यह उत्तर में इसका यह जो प्रारंभ हो रहा है वो दार्जिलिंग से और दक्षिण में इसका विस्तार हो रहा है वो बंगाल की खाड़ी तक, मतलब दार्जिलिंग और बंगाल की खाड़ी के मध्य इस प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, ये हो गया इसका विस्तार। आगे हम इसकी जलवायु के बारे में बात करें तो देखिए इसकी जो जलवायु है वो उपाद्र जलवायु है। उपाद्र जलवायु, इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो उपाद्र जलवायु है। फिर हम यहाँ का तापमान देखें तो यहाँ का औसत तापमान 10 से लेके 12 से लेके और 15 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है। ये इसका वार्षिक औसत तापमान है, औसत तापमान। ठीक है, हम यहाँ पे वर्षा देखें तो यहाँ की वर्षा है 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है, औसत वार्षिक। ठीक है, ये यहाँ पे वर्षा का औसत है। ठीक है, तो आगे हम देखें इसकी मिट्टी कैसी है तो हम इसकी मिट्टी देखें तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखते हैं हम इसकी मिट्टी कैसी है। तो मिट्टी में हम देखें तो यहाँ की मिट्टी लाल और लेटेराइट, लाल लेटेराइट और जलोढ़, ये 3 प्रकार की मृदा इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ की जलवायु। जलवायु में हमने देखा कि इस प्रदेश की जो जलवायु है वो उपाद्र जलवायु है। ठीक है, फिर हमने यहाँ का तापमान देखा कि इस प्रदेश का जो तापमान है वो 12 से लेके और 15 डिग्री सेल्सियस तक इसका औसत तापमान है। ठीक है, फिर यहाँ की वर्षा देखें तो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर से लेके और 200 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा हो रही है। और मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लाल, लेटेराइट और जलोढ़, ये 3 प्रकार की मिट्टी इस प्रदेश में देखने को मिलती है। और इस प्रदेश का हम मैप में हम इसका देखें तो यह जो प्रदेश है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो प्रदेश है ये है गंगा का निचला मैदान। ठीक है, ये मैंने पूरे आपका जो उत्तर का मैदान उसको डिवाइड किया है, उसके सारे पार्ट यहाँ पे मैंने दिखाए हैं। जिसमें पहला है अपना गंगा, ये राजस्थान का मैदान है, दूसरा है ये अपना पंजाब हरियाणा का मैदान, तीसरा है गंगा का ऊपरी मैदान, चौथा है गंगा का मध्यवर्ती मैदान, 5वां है गंगा का निचला मैदान और ये अपना 6वां है असम घाटी। ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं गंगा का निचला मैदान और इसका ये स्थिति यहाँ पे है।
ठीक है, जहाँ पे ये इसकी स्थिति है, यह है गंगा का निचला मैदान। ठीक है, फिर अब आगे हम चलें और आगे हम इसकी प्राकृतिक वनस्पति देखें कि यहाँ पे कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है। प्राकृतिक वनस्पति, हम इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम देखते तो यहाँ पे जो मुख्य तो प्राकृतिक वनस्पति मिलती है वो है ज्वारीय वन, ज्वारीय वन या मैंग्रोव वनस्पति, जो पश्चिमी बंगाल में जो सुंदरवन का डेल्टा है वहाँ पे मुख्यतः ये ज्वारीय वन पाए जाते हैं। इसके अलावा भी हम देखें तो यहाँ पे पतझड़ वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन, यहाँ पे पतझड़ वनों का भी विस्तार है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे सदाबहार जो उष्णकटिबंधीय वन है, सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार भी इस क्षेत्र में है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्यतः 3 प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है। जो मुख्य वनस्पति है वो है ज्वारीय वन, जो अपने सुंदरवन का जो डेल्टा है पश्चिमी बंगाल में वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति या फिर वो ज्वारीय वन जिसको हम कहते हैं वो मुख्यतः पाए जाते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में पतझड़ वनों का भी विस्तार है और सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों का भी विस्तार इस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो आगे हम यहाँ पे खनिज संसाधनों को देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। खनिज संसाधन, तो देखिए इस प्रदेश के हम खनिज संसाधनों की बात करते हैं तो ये खनिज संसाधन दृष्टि से एक संपन्न प्रदेश है। यहाँ पे मुख्य खनिज संसाधन है वो है लोहा, तांबा, कोयला, लोहा, तांबा, कोयला, उसके बाद अब्रक, मैग्नीज, चूना पत्थर, अब्रक, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि खनिज इस प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रदेश है गंगा का निचला मैदान, इसका विस्तार है बिहार और पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, तो इस यहाँ पे अनेक प्रकार के खनिज अनेक प्रकार के खनिज इस प्रदेश में पाए जाते हैं और यहाँ पे मुख्यतः कोयले की खानें भी इस प्रदेश में, जैसे पश्चिमी बंगाल में झरिया जो प्रमुख कोयले की खान है उस पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से अनेक खनिज है जैसे कोयला है, तांबा, लोहा, अब्रक, मैग्नीज, चूना पत्थर और डोलोमाइट, ये इस प्रकार के खनिज, इतने प्रकार के खनिज इस प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इस प्रदेश के खनिज संसाधन। ठीक है, आगे हम इस प्रदेश की कृषि के बारे में बात करें कि यहाँ पे कृषि किन किन फसलों की कृषि इस क्षेत्र में की जाती है। तो देखिए हम कृषि में देखते हैं यहाँ पे चावल है, ठीक है, गेहूँ, मक्का, चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, अन्य दालें। ठीक है, उसके अलावा भी हम देखें यहाँ पे तंबाकू, गन्ना, आम, चुकंदर, तंबाकू, आम, गन्ना, चुकंदर आदि आदि फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, ये हो गई इस प्रदेश की कृषि। ठीक है, तो हमने खनिज संसाधन के बारे में देख लिया है, इसके बाद हमने कृषि के बारे में भी देख लिया है। यहाँ पे अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है जैसे चावल है, गेहूँ, मक्का, ज्वार, दालें, तंबाकू, आम, गन्ना और चुकंदर। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं और इस प्रदेश की
इस प्रदेश के जो प्रमुख उद्योग हैं, हम यहाँ के उद्योगों के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ के जो प्रमुख उद्योग हैं, देखिए हम इस प्रदेश के उद्योगों के बारे में हम बात करते हैं। यह प्रदेश उद्योगों की दृष्टि से भी एक संपन्न प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पे जो उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं, वो सभी भौगोलिक दशाएं इस प्रदेश में आसानी से मिल जाती है। जैसे जल शक्ति, ठीक है, यहाँ पे आसपास की जो नदियाँ हैं वहाँ से आसानी से जल प्राप्त हो जाता है। उसके अलावा जो खनिज संसाधन है, जो कच्चा माल है, वो भी आसानी से मिल जाता है यहाँ पे, जैसे कोयले के खाने हैं, ठीक है। और उसके अलावा देखिए हम परिवहन, तो जल परिवहन भी यहाँ पे आसानी से हमें मिल जाता है, क्योंकि विदेशों में जो माल निर्यात और आयात किया जाता है उसके लिए जो परिवहन है, जल परिवहन है, उसकी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। और यहाँ पे सस्ते श्रमिकों की भी यहाँ पे अधिक उपलब्धता है। इन सभी कारणों से यहाँ पे उद्योगों की, अनेक उद्योगों की स्थापना की गई है। तो हम देखते हैं इस प्रदेश में कौन कौन से उद्योगों की स्थापना की गई है। तो इनमें हम देखें जूट उद्योग, पश्चिमी बंगाल में जो प्रसिद्ध उद्योग है वो है जूट उद्योग है। उसके बाद है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भी यहाँ का प्रमुख उद्योग है। पश्चिमी बंगाल में जो रिसरा है, रिसरा, यहाँ पे सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की मिल यहाँ पे स्थापित की गई थी, रिसरा में, पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन एग्जाम में आता है कि पश्चिमी बंगाल में कौन से स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी। तो कौन से क्षेत्र में? रिसरा में। रिसरा में पश्चिमी बंगाल में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर आगे हम इसके अनेक उद्योगों के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे रसायन उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, रसायन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग। इसके अलावा हथकरघा, हथकरघा उद्योग है, ठीक है। उसके अलावा पीतल के बर्तन, खिलौने, ठीक है, पीतल के बर्तन, खिलौने, पीतल के बर्तन है, खिलौने का निर्माण है, ठीक है। उसके अलावा उर्वरक उद्योग है, उर्वरक, पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन, ठीक है, मोटर निर्माण आदि उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र में की गई है, ठीक है। यहाँ के उद्योगों की स्थापना का प्रमुख कारण है हुगली नदी। हुगली नदी का जो आसपास का क्षेत्र है वो एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, ठीक है। और उस औद्योगिक केंद्र के होने की वजह से ही यहाँ पे इतने सारे उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र में की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे उद्योगों की स्थापना कौन कौन से की गई है? पहला है सूती वस्त्र उद्योग है, जो रिसरा में किया गया है, पश्चिमी बंगाल में भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी यहाँ पे। उसके अलावा जूट उद्योग है, रसायन उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग, हथकरघा उद्योग, पीतल के बर्तन, खिलौने, उर्वरक, ठीक है, पेट्रो रसायन और मोटर निर्माण का कार्य भी इस क्षेत्र में किया जाता है। इस प्रकार से ये हमारा एक जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। गंगा का जो निचला मैदान है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे असम घाटी के बारे में। असम घाटी, तो देखिए हम सबसे पहले इस असम घाटी के विस्तार के बारे में देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो इसमें हम देखिए असम राज्य के जो लखीमपुर है वहाँ से लेकर और पूर्वी हिमालय, जहाँ पे नागा, पटकोई और गोरा खासी की जो जयंती की पहाड़ियाँ हैं, असम में जो लखीमपुर है, असम के लखीमपुर से लेकर आगे जो पूर्वोत्तर भारत में जो गोरा खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं, गोरा जयंती की पहाड़ियाँ हैं,
ठीक है। पहाड़ियों तक इसका विस्तार है, ठीक है। किस प्रदेश का? असम घाटी का। फिर हम देखें कि मुख्यतः इस असम घाटी का जो राज्य है, मुख्यतः वह किस राज्य में? असम राज्य में यह घाटी मुख्यतः फैली हुई है, ठीक है। इसके बारे में हमने इसका विस्तार देखा कि इसका जो विस्तार है वो असम के लखीमपुर से लेकर और पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ियाँ हैं और गोरा खासी और जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक यह प्रदेश फैला हुआ है, ठीक है। और यह जो घाटी असम घाटी वो मुख्यतः असम राज्य में फैली हुई है। और आप मैप में देखिए तो ये आपकी ये असम घाटी है, ठीक है। ये आपकी असम घाटी, ठीक। फिर अब आगे हम देखें इसकी जलवायु कैसी है। आगे हम इसकी जलवायु के बारे में बात करें तो यहाँ का जो तापमान है, जलवायु में हम सबसे पहले देखें कि यहाँ का तापमान कैसा है। तो इस प्रदेश का जो तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस से लेके और 18 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का औसत वार्षिक तापमान रहता है, ठीक है। फिर हम यहाँ वर्षा देखें तो यहाँ पे वर्षा जो औसत वर्षा है वो 250 सेंटीमीटर से ऊपर है, 250 सेंटीमीटर से ऊपर, ठीक है। ये इस प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा है, ठीक। मतलब यहाँ से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है। फिर यहाँ मिट्टी देखें, यहाँ की हम मिट्टी देखें कि मिट्टी किस प्रकार की है। तो देखिए यहाँ पे काप मिट्टी पाई जाती है और लेटेराइट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। काप और लेटेराइट मिट्टी इस प्रदेश में विस्तृत है। जो ये लेटेराइट मृदा है वो आसाम में जो चाय का उत्पादन होता है उस चाय के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम प्रकार की मृदा है वो है लेटेराइट मृदा। और इसी मृदा में चाय के जो बड़े बड़े बागान हैं वो विकसित किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके जलवायु के बारे में हमने देखा कि यहाँ का जो तापमान है वो 12 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापमान है। यहाँ की जो वर्षा है वो 250 सेंटीमीटर लगभग रहती है, ठीक है। मिट्टी यहाँ की कांप और लेटेराइट मृदा है जो चाय की फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ की जलवायु के बारे में देखा है। आगे हम देखें यहाँ की वनस्पति, ठीक है। आगे हम यहाँ की वनस्पति के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश की वनस्पति के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमें देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इस प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे जो पर्णपाती वन है, पर्णपाती वनों का भी इस प्रदेश में विस्तार है। मिश्रित पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती या पतझड़ वन, मिश्रित पर्णपाती वनों का भी इस प्रदेश में विस्तार है। इसमें हम इसके अलावा भी हम देखें तो बांस और बैत, यहाँ पे मुख्य जो वन है, मुख्य प्रकार की जो वन है तो वो बांस और बैत। वहाँ पे बड़े बड़े बांस के पेड़ होते हैं, बांस और बैत यहाँ के मुख्य वन हैं, ठीक है। बहुत लंबे होते हैं जो बांस के वृक्ष होते हैं और उन्हीं बांस के वृक्षों का अनेक जो लकड़ी का जो सामान है उसके जो उद्योग भी स्थापित इस प्रदेश में, बांस के द्वारा बनने वाले जो लकड़ी का फर्नीचर है उनका उद्योग भी इस प्रदेश में लगाया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ की वनस्पति है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा मिश्रित पतझड़ वन भी इस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये होगी इस प्रदेश की वनस्पति। आगे हम यहाँ के खनिज के बारे में बात करते हैं। देखिए हम खनिज में देखें तो यहाँ पे मुख्यतः जो खनिज है, यहाँ का जो मुख्य खनिज है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस और कोयला। यहाँ का ये तीन यहाँ के ऊर्जा संसाधन है जो तीनों
यहाँ के मुख्य खनिज संसाधन हैं, ठीक है। और जो प्राकृतिक गैस है उसका जो सर्वप्रथम भंडार भी हमें आसाम के जो डिगबोई क्षेत्र है उसी में पाया गया। डिगबोई में जो असम में है, असम के डिगबोई क्षेत्र में, ठीक है, तेल का उत्पादन, ठीक है, प्राकृतिक गैस और उसके अलावा पेट्रोलियम और कोयला, ये तीन यहाँ पे मुख्य खनिज है, ठीक। उसके बाद हम देखें यहाँ के जो अगली यहाँ की विशेषता है वो है कृषि। हम कृषि के बारे में हम देखें तो यहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगी हुई है, ठीक है। यहाँ की इस प्रदेश का जो मुख्य आधार है वो कृषि कार्य है। कृषि में भी हम देखते हैं यहाँ के चाय की जो कृषि की जा रही है, चाय के जो बड़े बड़े बागान लगाए गए हैं, उन्हीं बागानों में जो यहाँ की अधिकतर जनसंख्या लगी हुई है, ठीक है। तो हम देखें यहाँ की जो मुख्य फसल हो गई वो एक तो चाय है, चावल, चाय चावल। उसके बाद हम देखें तो जूट, ठीक है, सरसों, गेहूँ, गन्ना, जूट, सरसों, गेहूँ, गन्ना, ठीक है। इसके अलावा आलू और मिर्च, आलू और मिर्च यहाँ की मुख्य फसलें हैं, ठीक है। कौन कौन सी फसलें हैं? यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है चाय। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या चाय की जो बड़े बागान लगाए गए हैं उन्हीं बागानों में कार्यरत है। उसके अलावा चाय के अलावा चावल, जूट, सरसों, गेहूँ और गन्ना, आलू और मिर्च यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इन फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। फिर हम यहाँ के उद्योग धंधों की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से उद्योगों की स्थापना की गई है। कौन कौन से उद्योगों की स्थापना इस प्रदेश में की गई है। हम उद्योगों की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो मुख्य जो खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र में की गई है, जिसमें है पहला यहाँ पे जो लगाए गए हैं वो है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, तो देखिए खनिज आधारित जो उद्योग हैं उनमें कौन कौन से हैं उनकी हम बात करें तो एक तो है यहाँ पे तेल शोधन, ठीक है, उर्वरक, पेट्रो रसायन, तेल शोधन, उर्वरक, पेट्रो रसायन, है। उसके बाद है सीमेंट उद्योग, ठीक है, और इंजीनियरिंग उद्योग। सीमेंट उद्योग ये यहाँ के खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वनोपाधारित उद्योग भी लगाए गए हैं। बी में है वनोपाधारित उद्योग। वनों पर आधारित उद्योग, तो देखिए वनों पर जो आधारित उद्योग है उनमें कौन कौन से उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र में की गई है। तो उनमें हम देखें तो प्लाईवुड, दियासलाई, प्लाईवुड, दियासलाई है। उसके बाद है बेंत के चीरना का काम, बेंत चिराई, ठीक है, आदि जो वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र में की गई है, ठीक है। तो कागज उद्योग भी इस क्षेत्र में लगाया गया है। कागज उद्योग ये हो गई वनों पर आधारित उद्योग, ठीक है। आगे हम देखें कृषि पर आधारित उद्योग। सी में है कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग, तो हम कृषि पर जो आधारित उद्योग हैं उनको हम देखें तो उनमें यहाँ पे देखिए आप चीनी उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है और हथकरघा उद्योग है। चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग और हथकरघा उद्योग। हथकरघा
उद्योग। आदि उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र में की गई है। ठीक है, तो ये यहाँ के हमने उद्योग देखे। कौन से? असम घाटी के जो प्रमुख उद्योग हैं वो हैं 3 प्रकार के उद्योग यहाँ पे लगाए गए हैं। एक है खनिज पर आधारित उद्योग, ठीक है, दूसरा है वनों पर आधारित उद्योग और तीसरा है कृषि पर आधारित उद्योग। तो उनमें जो खनिज पर आधारित जो उद्योग है उनमें प्रमुख है तेल शोधन है, उर्वरक है, पेट्रो रसायन और सीमेंट उद्योग। उसके बाद वनों पर जो आधारित उद्योग है उनमें प्रमुख है प्लाईवुड, दिया सिलाई और बेंत की चिराई। ठीक है, उसके बाद कृषि पर जो आधारित उद्योग है उनमें प्रमुख है चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, हथकरघा उद्योग। इस प्रकार से हमने आज हमारा जो असम घाटी है उसके जो पूरी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम जो हमारा जो अगला प्रदेश है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक मिनट